कहानी की शुरुआत होती है एक शराबी लेकिन अमीर इंसान से, नाम है डायसू। वो बुरी तरह नशे में धुत है, इतना कि खुद पर कंट्रोल तक नहीं रहा। पुलिस स्टेशन की चार दीवारों के बीच वो जैसे पागल हो गया हो। पुलिस वालों को गालियां, धक्का मुक्की, मारपीट कुछ भी करने से नहीं चूकता। पूरा माहौल खराब हो चुका था। तभी एक इंसान वहां पहुंचता है, डायसू का दोस्त। वो पुलिस से माफी मांगता है, हालात संभालता है और आखिरकार बेल करवा के डायसू को बाहर निकाल ले जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर आकर डायसू एक पब्लिक टेलीफोन से अपने घर फोन करता है। उधर उसकी मासूम सी बेटी फोन उठाती है। डायसू की आवाज में उस वक्त थोड़ी नरमी होती है, एक बाप की तरह जो गलती के बाद पछताता है। वो कहता है, मेरी जान, मैं बहुत जल्दी घर आऊंगा और तुम्हारे लिए ढेर सारे टॉयज और गिफ्ट्स भी लाऊंगा। प्लीज मेरा इंतजार करना। लेकिन उस कॉल के बाद जैसे किस्मत ही पलट जाती है। डायसू का दोस्त फोन करने लगता है और जब वो बाहर आकर डायसू को पुकारता है, वो वहां नहीं होता। उसने चारों ओर देखा, इधर उधर दौड़ा, लेकिन डायसू जैसे हवा में गायब हो गया हो। बस एक चीज मिली, उसका सामान जो सड़क पर गिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर निशान छोड़ा हो। कट टू एक अजीब सी जगह, एक अकेला कमरा और डायसू वहीं बंद है। उसे नहीं पता वो कहाँ है, किसने उसे किडनैप किया, क्यों किया। हर दिन वही सन्नाटा, वही दीवारें और एक छोटा सा दरवाजा जहाँ से खाना आता है। एक दिन जब उसे खाना देने कोई आता है, डायसू झल्लाकर पूछता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इस तरह कैद किया गया है। लेकिन सामने वाला कुछ नहीं कहता, चुपचाप दरवाजा बंद कर चला जाता है। वो सोचता है ये सजा बस कुछ हफ्तों की होगी, शायद कुछ महीनों की, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा क्रूर थी। उसे यहाँ 15 साल तक रखा जाना था, बिना किसी सफाई, बिना किसी वजह के, ताकि वो पागल न हो जाए। उसके कमरे में गैस छोड़ दी जाती थी, नींद जैसी गहरी बेहोशी आती थी उसे, और उसी बेहोशी में एक दिन उसके शरीर से खून निकाला जाता है, बिना उसकी इजाजत के, बिना उसे पता चले। और फिर आता है वो दिन जो डायसू की रूह तक को तोड़ देता है। उसे बताया जाता है कि उसकी बीवी की हत्या हो चुकी है, और इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब पुलिस उसे ही इस मर्डर का आरोपी बना देती है, क्योंकि क्राइम सीन पर जो खून मिला वो उसी का था। लेकिन डायसू को कुछ भी याद नहीं, वो तो उसी समय गहरी नींद में था। पर हमें पता है वो खून उसी दिन लिया गया था जब वो बेहोश किया गया था। सच जानकर डायसू पूरी तरह टूट जाता है। वो खुद को जिम्मेदार मानता है, गिल्ट में डूब जाता है। दर्द इतना गहरा कि वो अपनी कलाई काटने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार नहीं, बार बार। लेकिन उन लोगों ने हर बार उसे मरने नहीं दिया। हर बार जब डायसू ने खुद को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने उसे बचाया, उसका इलाज किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी की कोई कीमत हो, जैसे उसे जिंदा रखना किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, पर अब उसने हार मानना छोड़ दिया था। फिर एक दिन जब वो उसी रूटीन से थक चुका था, उसे एक आइडिया आया। जो लकड़ियां उसे खाने के साथ मिलती थीं, वो उनके किनारों से दीवार कुरेदने लगा, थोड़ा थोड़ा हर दिन। वक्त यूं ही बीतता गया और फिर धीरे धीरे यही दीवार खोदना उसका मकसद बन गया। इसी कोशिश में 15 साल निकल गए और आखिरकार एक दिन जब दीवार की एक ईंट उसके हाथ में आई, उसे पहली बार बाहर का एहसास हुआ। उस छोटे से छेद से शहर की चमकती लाइट्स दिख रही थीं और उसके दिल में एक उम्मीद जाग गई। उस रात उसने खुद से कहा, बस कल सुबह मैं इस नरक से आजाद हो जाऊंगा। पर सुबह कुछ और ही हुआ। उसे किसी सूटकेस में डालकर बाहर छोड़ दिया गया था। जब वो सूटकेस खुलता है तो सूरज की रोशनी उसकी आंखों को चुभती है। वो 15 साल बाद बाहर आया था और दुनिया की रोशनी सहन नहीं कर पा रहा था। वो थोड़ा लड़खड़ाया और फिर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए नई दुनिया को देखने लगा। वहीं पास में उसे एक आदमी दिखता है, छत की मुंडेर पर खड़ा, आत्महत्या करने को तैयार। डायसू उसके पास पहुंचता है और बिना कुछ कहे उसे देखने लगता है। उसकी खुशबू को महसूस करता है, जैसे एक इंसान की उपस्थिति को पूरे वजूद से महसूस करना चाहता हो। इतने सालों बाद उसने किसी इंसान को इतने पास से देखा था। फिर वो उस आदमी को अपनी पूरी कहानी सुना देता है, उसके अपहरण से लेकर 15 साल की कैद तक की हर बात। वो चाहता था कि वो आदमी कम से कम समझे कि दर्द क्या होता है, और शायद इस उम्मीद में कि वो अपनी जान न ले। लेकिन डायसू के जाने के बाद भी वो कूद जाता है। डायसू एक पल के लिए उसे देखता है, फिर मुस्कुरा देता है, एक खाली ठंडी मुस्कान, और बुदबुदाता है, हमें जब खुशी होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ हंसती है, लेकिन जब हम रोते हैं तो अकेले ही रोना पड़ता है। अब उसे ये भी पता चलता है कि साल 2003 है, दुनिया बदल चुकी है और वो अब भी उसी दर्द में जिंदा है। फिर वो एक कांच के टैंक के पास बैठ जाता है जहां कुछ मछलियां तैर रही थीं। उन्हें टकटकी लगाए देखता है, जैसे उनके साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस कर रहा हो। उसी वक्त एक अजनबी भिखारी आता है। वो उसे कुछ पैसे और एक मोबाइल फोन देता है। कहता है, ये रखो और मुझसे मत पूछो क्यों, मुझे नहीं पता, मुझे बस दिया गया कि ये तुम्हें दे दूं। वो चला जाता है और डायसू मोबाइल उठाकर सोच में पड़ जाता है। फिर होटल में बैठा होता है कि तभी वो फोन बजता है। दूसरी तरफ वही आवाज थी जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बनाया था। कैसा लग रहा है 15 साल की कैद के बाद आजादी? डायसू उसकी बात अनसुनी करता है और सीधा सवाल करता है, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
आवाज फिर गूंजती है, ठंडी और जानबूझकर उलझाऊ। सोचो, तुम कौन हो? अपने अतीत पर एक नजर डालो, तभी जवाब मिलेगा। और कॉल कट जाता है। डेसू थककर वहीं बेहोश हो जाता है। शायद वो सारी बातें अब उसके शरीर पर भी असर करने लगी थीं। जब वो उठता है तो मीडी नाम की एक लड़की उसके सामने होती है। वही होटल में काम करती है, लेकिन उसके हाथ में डेसू की डायरी होती है। वो डायरी जो उसने अपनी कैद के दौरान लिखी थी, जिसमें उसका सारा दर्द, उसकी हर उम्मीद और हर टूटन दर्ज थी। मीडी उन डायरीज को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। डेसू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में आकर उससे डायरी छीन लेता है, पर कुछ कहता नहीं। उसकी आंखों में साफ दिखता है वो आदमी जो 15 साल तक बंद था, अब अपनी कहानी खुद लिखने वाला है। अगली सुबह डायसू अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने निकलता है। उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी बेटी को गोद ले लिया था, लेकिन अब वो इस देश में नहीं है। इसी बीच उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगती है, उस औरत की जिसे वो बचा नहीं पाया और जिसकी मौत का इल्जाम उसी के सिर मढ़ दिया गया था। दिल में एक वादा करता है, जब तक उसे अपनी बीवी के कातिल का पता नहीं चल जाता, वो उसकी कब्र पर नहीं जाएगा। वो एक एक होटल में घूमता है, खाना चखता है, लेकिन अब किसी भी होटल का स्वाद उसे अच्छा नहीं लगता। उसकी जुबान को बस उसी होटल का स्वाद याद है जिसमें उसने 15 साल बिताए थे। वो फ्लेवर अब उसकी यादों का हिस्सा बन चुका है और आखिरकार वो उसी पुराने फ्लेवर को फॉलो करते करते उस होटल तक पहुंच जाता है। वही होटल जहां उसकी दुनिया 15 साल के लिए बंद कर दी गई थी। वो डिलीवरी बॉय का पीछा करते हुए उस बिल्डिंग में घुस जाता है। अंदर जाकर पता चलता है कि वहां कई लोगों को बंदी बनाया गया है, जैसे कोई प्राइवेट जेल हो। वो मैनेजर को पकड़ता है, उसका मुंह बांध देता है और गुस्से में पूछता है, किसने तुझे पैसे दिए थे? लेकिन मैनेजर साफ इनकार कर देता है, जैसे उसे कुछ भी न पता हो। डायसू का गुस्सा अब उसके दर्द में बदल चुका था। एक एक करके वो 15 दांत तोड़ता है जो उसने उस जगह गंवाए थे। उन दांतों को देखकर उसे अपना हर वो दिन याद आता है जो उसने वहां बिताया था। हर वो चीख, हर वो सन्नाटा। फिर वो वहां के गार्ड से भिड़ जाता है, अकेले, निहत्था, लेकिन हार नहीं मानता। आखिरकार घायल हालत में जब वो बाहर गिरता है, एक अनजान आदमी उसे उठाता है और अपनी कार में बिठा लेता है। डायसू हैरान होता है जब वो आदमी उसे उसके नाम से बुलाता है। शक होता है बहुत गहरा, लेकिन शरीर इतना थका हुआ था कि वो उससे जवाब नहीं मांग पाता। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने मीडो होती है, वही लड़की जिसने उसके घाव सिल दिए थे और अब तक उसके साथ बनी हुई थी। वो कुछ ऑडियो टेप निकालता है जिन्हें वो जेल से चुपके से लाया था और उन्हें सुनना शुरू करता है। सब में बस एक ही चीज रिपीट होती है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम बहुत बोलते हो। अब डायसू उस दोस्त के पास जाता है जिसने 15 साल पहले उसे पुलिस से बचाया था। मिलते ही वो उसे गले लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू उसके दर्द के, उसके गुस्से के और उसके टूट चुके वजूद के थे। फिर वो दोस्त के कंप्यूटर पर अपने आईडी में लॉगिन करता है और देखता है कि उसकी पत्नी की हत्या वाला केस अगले दिन खत्म होने वाला है, यानी कानूनी तौर पर अब वो एक आजाद इंसान बनने वाला है। दोस्त उसे सलाह देता है, अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दे, हो सकता है कि उन्हीं में से कोई ये सब कर रहा हो। ये सुनकर डायसू को मीडो पर शक होने लगता है, क्योंकि उसने उसकी मदद बिना किसी वजह के की थी। गुस्से में आकर वो उसे पकड़ता है, बांध देता है और सवाल करने लगता है। इसी बीच उसका दोस्त कॉल करता है और कहता है, तू जहाँ रहता है उस बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग का एड्रेस कुछ अजीब है। वही जगह है जहाँ कोई रह रहा था, शायद वो जिसके कारण ये सब हो रहा है। डायसू तुरंत वहां पहुंचता है और सामने खड़ा होता है वही आदमी जिसने उसे घायल हालत में उठाया था और नाम से पुकारा था। अब उसका नाम भी सामने आता है, वूजिन। वूजिन उसे देखकर मुस्कुराता है और ये मुस्कान डायसू के अंदर आग लगा देती है। वो उसे गले से पकड़ लेता है, लेकिन वूजिन बिल्कुल शांत रहता है। वो अपनी छाती दिखाता है और कहता है, यहाँ एक चिप लगी है और ये रहा इसका रिमोट। अगर चाहूं तो एक बटन दबाकर सब खत्म कर सकता हूँ। फिर वो कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है डायसू, ये पता लगाने के लिए कि मैंने तुम्हें 15 साल तक कैद क्यों रखा। अगर तुम पता नहीं लगा पाए तो मीडो मारी जाएगी, और अगर पता लगा लिया तो मैं खुद को मार डालूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और डायसू वहीं खड़ा रह जाता है। दिमाग में सैकड़ों सवाल, दिल में एक ही डर कि कहीं वो फिर से किसी को न खो दे। जैसे ही डेसू मीडू के पास पहुंचता है, उसका सामना उस जेल मैनेजर से होता है जिसने उसे सालों तक कैद करके रखा था। लेकिन अब ये वही इंसान था जिसने मीडू को भी पकड़कर एक गुलाम की तरह अपने लोगों के हवाले कर दिया था। अब डेसू भी उनके जाल में फंस चुका था। मैनेजर उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब तेरे दांत मैं तोड़ूंगा जैसे तूने मेरे तोड़े थे। उस कमरे की हवा भारी हो जाती है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है वूजिन का एक आदमी। वो बिना कोई बात किए एक भारी पैकेट मैनेजर की तरफ बढ़ा देता है, पैसे से भरा। मैनेजर कुछ सेकंड उसे देखता है, फिर उसके चेहरे पर लालच हावी हो जाता है। वो बदला लेने की अपनी जिद छोड़ देता है और पैसे लेकर डायसू और मीडो को आजाद कर देता है। जाते जाते डेसू उसकी आंखों में देखकर गुस्से से कहता है, तूने मीडू को छुआ है, मैं तेरे हाथ काट दूंगा और ये धंधा छोड़ दे, वरना अगली बार तुझे खुद को पहचानना मुश्किल हो जाएगा।
उस डरावनी जगह से निकलने के बाद दोनों एक शांत जगह पर चले जाते हैं, दूर सब कुछ भूलने की कोशिश में। अब उनके बीच एक अजीब लेकिन गहरा रिश्ता बन चुका था। वो दोस्त बनते हैं और उससे भी ज्यादा करीब। अगली सुबह जैसे ही वो जागते हैं, दरवाजे पर रखा एक छोटा सा डब्बा उनकी नजर में आता है। डेसू जैसे ही उसे खोलता है, अंदर देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो मैनेजर का कटा हुआ हाथ होता है। डेसू सन्न रह जाता है। वो सोचने लगता है, वूजिन को कैसे पता चला कि मैं उसका हाथ काटने वाला था। तभी उसके दिमाग में आता है, जरूर कोई सर्वेलेंस हो रही है, कोई उनकी हर एक बात सुन रहा है। वो बिना देरी किए मेडू के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाता है, जहां वो अपने कपड़े, घड़ी और यहाँ तक कि अपने जूते तक चेक करवाता है। वहीं उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। उसके जूते के सोल में एक छोटी सी डिवाइस लगी होती है, एक लिसनिंग चिप। वूजिन इसी के जरिए उनकी बातें सुन रहा था और शायद हर कदम पर उन्हें ट्रैक कर रहा था। ये जानकर डायसू को एक बड़ा झटका लगता है। उसे महसूस होता है कि वो आजाद होकर भी पूरी तरह आजाद नहीं है। वो अब वूजिन को समझने की कोशिश करता है। तहकीकात के दौरान उसे एक पुराना स्कूल याद आता है, वही जहां उसने पढ़ाई की थी, और वहीं से वूजिन की कहानी शुरू हुई थी। वो स्कूल जाकर देखता है कि उस पुरानी क्लास की सारी तस्वीरें अब गायब हैं, लेकिन उसे एक लड़की की याद आती है। वो एक दोस्त को कॉल करता है और पूछता है, क्या तुम उस लड़की को याद रखते हो? दोस्त जवाब देता है, हाँ, वो तुम्हारी क्लास में थी, लेकिन एक दिन नदी में कूद गई, उसने खुदकुशी कर ली। डायसू पूछता है, क्यों? दोस्त कहता है, वो पूरे स्कूल में बदनाम हो गई थी। लोग कहते थे कि उसके गलत रिश्ते थे, वो अच्छी लड़की नहीं थी। उसी वक्त वूजिन अपने सर्वेलेंस रूम में बैठा था और वो सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। अगले ही सीन में वो डेसू के उस दोस्त के पास जाकर उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि उसकी जान ले लेता है। गुस्से में कांपते हुए वो कहता है, उसने कुछ गलत नहीं किया था और ना ही वो वैसी लड़की थी जैसा तुमने कहा। जब डेसू को अपने दोस्त की मौत की खबर मिलती है तो उसके दिल में गिल्ट भर जाता है। वो सोचता है, क्या मेरी वजह से उसकी मौत हुई? उसे मीडू की सेफ्टी की भी चिंता सताने लगती है। इसलिए वो उसे फिर से उस मैनेजर के पास छोड़ देता है, क्योंकि अब उसके लिए मीडू एक दोस्त से बढ़कर बन चुकी थी। इसके बाद डेसू अकेला रहकर सारी सच्चाई जानने निकल पड़ता है। धीरे धीरे उसके दिमाग में पुरानी यादें लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि स्कूल में एक दिन उसने एक लड़की और उसके भाई को आपस में कुछ ऐसा करते हुए देखा था जो वो कभी भूल नहीं पाया। वही लड़की जिसने बाद में जान दे दी। और अब वो समझता है उसका भाई और कोई नहीं, वूजिन है। वूजिन ने सिर्फ बदला नहीं लिया, उसने डायसू की पूरी जिंदगी को चेसबोर्ड बना दिया। अब डायसू इस सच्चाई से भाग नहीं सकता। वो अपने एक बचे हुए दोस्त को कॉल करता है और कहता है, मैंने सब कुछ याद कर लिया है और अब मुझे वूजिन से मिलना ही होगा। लेकिन वूजिन उसे एक आखिरी चेतावनी देता है, इस सच को अपने तक ही रखना, किसी से भी मत कहना। और यहीं डायसू ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने अपने दोस्त पर भरोसा किया और ये राज उसके साथ शेयर कर लिया। लेकिन उसका दोस्त इस बात को अपने तक नहीं रख पाया और धीरे धीरे ये बात पूरे स्कूल में फैल गई। हर कोई उस लड़की के बारे में बात करने लगा। समाज की तानों और शर्मिंदगी से तंग आकर उस लड़की ने एक दिन नदी में छलांग लगा दी और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। यही वो घटना थी जिसने वूजिन को अंदर से तोड़कर रख दिया और उसी दिन उसने तय कर लिया कि वो डेसू से बदला लेगा। अब डायसू को पूरा सच समझ में आ चुका था। वूजिन ने उसे इतने सालों तक कैद क्यों रखा, क्यों उसकी जिंदगी को टुकड़ों में तोड़ा और क्यों मीडो को उसके रास्ते में लाकर रखा। वूजिन की तरफ से जो 5 दिन दिए गए थे सच जानने के लिए, वो पूरे हो चुके थे। अब डायसू सीधे वूजिन के पास पहुंचता है, गुस्से में भरा हुआ लेकिन अंदर से टूटा हुआ। वो वूजिन से कहता है, मैंने सच्चाई जान ली है, अब अपने वादे के मुताबिक तुझे मरना पड़ेगा। तू एक नीच इंसान है जो अपनी ही बहन के साथ गलत रिश्ता रखता रहा और जब डर लगा कि किसी को पता न चल जाए तो तूने उसकी जान भी ले ली और ऊपर से इसे आत्महत्या का नाम दे दिया। ये सुनकर वूजिन हल्के से मुस्कुराता है, जैसे उसे पहले से ही सब पता हो। वो कहता है, मैं चाहता था कि ये राज दफन हो जाए, लेकिन तुम जैसे लोगों के रहते कोई राज छुप नहीं सकता। उसी दिन सब कुछ तबाह हो गया जब तुम्हारे जैसे पागल ने उस पल को देखा और इसे मजाक बना दिया। मेरी बहन किसी के बोझ से नहीं मरी, वो तुम्हारी वजह से मरी। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, चलो अब तुम्हें एक और सच बताता हूँ। मैंने तुम्हें और मीडो को हिप्नोटाइज किया था। तुम्हारे दिमाग की डोरें मेरे हाथ में थी, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम वो सब कर रहे थे जो मैंने चाहा था। तुम्हारे हर इमोशन, हर एक्शन का मालिक मैं था। तुम्हें लगता है कि तुम मीडो से नेचुरली मिले, लेकिन वो सब बस एक इल्यूजन था, एक प्लान जो मैंने सालों पहले बना लिया था। वूजिन अब एक बैंगनी डिब्बे की ओर इशारा करता है और कहता है, इसे खोलो। डायसू कांपते हाथों से डिब्बा खोलता है। अंदर एक फोटो एल्बम है। जैसे ही वो पन्ने पलटता है, उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। पहली तस्वीर एक बच्ची, फिर अगली वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और हर पन्ने पर वो लड़की और बड़ा होती जाती है और आखिरी पन्ने पर मीडो की तस्वीर होती है। हाँ, मीडो, वही लड़की जिसके साथ डायसू ने प्यार किया, उसी के साथ इंटीमेट मोमेंट्स शेयर किए। वो उसकी अपनी बेटी है, उसका खून, उसका ही अंश।
ये देख और समझकर डायसू के पैरों तले जमीन खसक जाती है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं, आंखें भर जाती हैं और वो बेसुध होकर चीखता है। वो टूट चुका है, एकदम बिखर चुका है। गुस्से में आकर वो वू जिन पर झपटता है, लेकिन तभी वू जिन का गार्ड उसे पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। इतना मारता है कि वो बैरली होश में रह पाता है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। वू जिन अपनी ही गन निकालकर अपने गार्ड को गोली मार देता है। अब वू जिन अपने मैनेजर को बुलाता है और यहीं एक और सच सामने आता है। ये वही मैनेजर है जिसने डायसू को कैद में रखा था और वो भी वू जिन के साथ मिला हुआ था। उनके सामने अब मीडो को बैठाया जाता है और उसके सामने वही बैंगनी डिब्बा रखा जाता है। डायसू को समझ आ जाता है कि अब मीडो को सच बताने की तैयारी है। वो तुरंत मीडो को कॉल करता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, कृपया उस डिब्बे को मत खोलना, कुछ मत पूछना, बस कुछ मत जानो। अब डायसू वू जिन के सामने गिर पड़ता है। वो रो रहा है, बुरी तरह रो रहा है, इतना कि उसकी आवाज भी कांपने लगती है। वो कहता है, मीडो को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा पूरी जिंदगी, मैं तुम्हारे पैरों में पड़ा रहूंगा, बस उसे मत बताना प्लीज। लेकिन वू जिन की आंखों में जरा भी दया नहीं होती। वो ठहाका मारकर हंसता है, जैसे डायसू का ये टूट जाना ही उसकी जीत हो। अब डायसू जानता है कि वो इस राज को छुपाने के लिए कुछ भी करेगा, और उसी पल वो एक कैंची उठाता है और सब कुछ खत्म कर देने के लिए अपनी ही जबान काट लेता है। वो पल डरावना था, तकलीफ से भरा हुआ। डायसू ने अपनी जीभ खुद काट डाली, बस इसलिए क्योंकि वू जिन को उसकी जबान पसंद नहीं थी। शायद उसकी आवाज, उसके शब्द, वो सब जिनसे सच बाहर आता था, अब उसके किसी काम के नहीं रहे, और ये सब उसके बस में भी नहीं था। वो एकदम टूटा हुआ था। थोड़ी देर बाद वू जिन अपने मैनेजर को बुलाता है। उससे कहता है कि अब डिब्बा मत खोलना, सब कुछ खत्म हो चुका है। वो डायसू को वैसे ही छोड़कर जाने ही वाला होता है, लेकिन एक पल के लिए रुकता है और बोलता है, कितना अफसोस होता है ना, जब सब कुछ सामने आने के बाद भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। अब सोचो तुम कैसे जियोगे इस शर्म के साथ। अब तुम्हें मरना पड़ेगा। और फिर वो वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाता है, गलती से उसके चिप डिवाइस का रिमोट गिर जाता है। डायसू उसे उठाता है और बिना सोचे समझे बटन दबा देता है। ऐसा लगता है जैसे वू जिन की जान चली गई हो, लेकिन वो फिर से सामने आता है, जिंदा। वो मुस्कुराता है, ये तो सिर्फ स्पीकर का रिमोट था, तुम जैसे मूर्खों के लिए काफी था ये ट्रिक। उसकी आईज में कोई खुशी नहीं थी, बस एक थका हुआ इंसान खड़ा था जिसने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया था। सालों की नफरत, बदले की आग और उस एक लम्हे की याद जब उसकी बहन ने खुद को नदी में डुबा दिया था, अब बस उसकी आंखों में बह रही थी। और उसी सैडनेस में, उसी खालीपन में वो खुद को गोली मार लेता है। सब खत्म हो जाता है। कुछ वक्त बाद डायसू को देखते हैं हम, एक बेजान सा इंसान, खुद से भागता हुआ, अपनी ही की हुई हरकतों से घबराया हुआ। वो एक हिप्नोटिस्ट डॉक्टर के पास जाता है, उसके सामने बैठकर कहता है, मेरे दिमाग से वो सारी यादें मिटा दो जिनमें मेरी बेटी का नाम है। डॉक्टर उसे देखता है, सोचता है और जवाब देता है, मैं कर तो दूंगा, लेकिन ये प्रयोग फेल भी हो सकता है। डायसू बस एक ही बात कहता है, करो, मुझे इन यादों से आजाद होना है। प्रक्रिया शुरू होती है, यादें एक एक करके पीछे धकेली जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है, उसका चेहरा बिल्कुल खाली होता है। तभी मीडो वहां आती है, उसकी तरफ दौड़ती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। कुछ सेकंड्स के लिए डायसू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन फिर वो फूट फूट कर रोने लगता है। हकीकत यही थी, हिप्नोटिज्म फेल हो चुका था। उसने सब कुछ याद कर लिया था और अब वो कभी नहीं भूल पाएगा। अब ये कहानी हमें एक गहरा मैसेज देती है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई तुम्हें अपना राज बताता है तो उसे अपने सीने में दफन कर दो, किसी और से शेयर मत करो, क्योंकि तुम्हारे एक शब्द से किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और कभी कभी वो बर्बादी सिर्फ उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी होती है, जैसे डायसू के साथ हुआ। और हाँ, जितना हो सके अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना सीखो, क्योंकि कुछ जख्म शब्दों से होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका इलाज कभी नहीं मिलता। फिल्म यहीं खत्म होती है, एक दर्दनाक सीख के साथ। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छू लिया, अगर तुम्हें महसूस हुआ कि दर्द, बदला और पछतावा कितने गहरे हो सकते हैं, तो इस जर्नी को और लोगों तक पहुंचाओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि इस कहानी ने तुम्हारे दिल को कहां छुआ।